नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में और मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम पढ़ने वाले हैं शिक्षण अधिगम में मनोविज्ञान का महत्व से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। और ये सब प्रश्न जो हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नोत्तर हैं, जैसे बी टेट हो गए, आपके बिहार टेट है, आरपीएससी है, प्रधानाध्यापक परीक्षा है, तो इन सब उत्तराखंड की टेट परीक्षा है, इन सब से संबंधित प्रश्नोत्तर रहेंगे। अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर आप उज्जवल जी के चैनल पर नए हैं तो आपको बता दें, यहाँ पर रीट की तैयारी करवाई जा रही है। अगर रीट आप एसएसटी देखना चाहते हैं तो संपूर्ण एसएसटी जो है रीट की करवाई जा चुकी है। आप उज्जवल जीके की प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं, इतिहास पढ़ना चाहते हैं, भूगोल पढ़ना चाहते हैं या मनोविज्ञान देखना चाहते हैं, पेडागोजी पढ़ना चाहते हैं, तो उज्जवल जीके की प्लेलिस्ट में जाकर आप ये सब पढ़ सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास के बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिलती रहे। तो जल्दी से बिना देर किए पढ़ना शुरू करते हैं। शिक्षण अधिगम में मनोविज्ञान का क्या महत्व है। तो देखिए, पहला मॉडल टेस्ट पेपर रहेगा और इसी प्रकार से हम अलग अलग जो टॉपिक हैं उनके मॉडल टेस्ट पेपर देखेंगे आज से, ठीक है। तो देखिए, पहला प्रश्न है, शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। तो देखिए, शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य कौन सा होता है। देखिए, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। आजीविका कमाना, बच्चों का सर्वांगीण विकास करना, पढ़ना एवं लिखना सिखाना या बौद्धिक विकास करना। तो ध्यान से देखिए क्या उत्तर होना चाहिए। शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य इनमें से कौन सा है। तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जो है वो इसके अंतर्गत आता है बच्चों का सर्वांगीण विकास करना। शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। अगला प्रश्न आता है हमारे सामने, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले एक कुशल अध्यापक को करना चाहिए। तो देखिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले एक जो कुशल अध्यापक है उसे क्या करना चाहिए। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा। पहला है छात्रों को दंडित करना, दूसरा है चुटकुले सुनाना, तीसरा है अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न करना और चौथा जो ऑप्शन है वो है आराम करना चाहिए। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले एक जो बढ़िया अध्यापक है, कुशल अध्यापक है, उसे इनमें से क्या करना चाहिए। ध्यानपूर्वक देखिए। तो देखिए, अधिगम की जो परिस्थितियां होती हैं, सीखने की जो परिस्थितियां होती हैं, वो उत्पन्न करनी चाहिए एक अध्यापक को अपनी जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उसको शुरू करने से पहले। अगला प्रश्न आता है हमारे सामने, निम्नलिखित में से आगमन विधि का कौन सा पद नहीं है। उदाहरण से नियम की ओर जो होती है वो होती है आगमन विधि। तो आगमन विधि का कौन सा पद नहीं है। 4 हमारे सामने ऑप्शन है। पहला है विभिन्न उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण, दूसरा है परिकल्पनाओं का निर्माण, तीसरा है अवलोकन और अंतिम है सामान्यीकरण। तो इनमें से आगमन विधि जो होती है उसका कौन सा पद नहीं है। तो देखिए, उदाहरण से नियम की ओर है तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल यहां पर गलत हो जाएगा, क्योंकि उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण तो आगमन विधि में किया ही जाता है, ठीक है। अवलोकन भी इसमें होता है और सामान्यीकरण भी इसमें किया जाता है। तो इसका जो आगमन विधि का पद जो नहीं है वो इनमें से आता है परिकल्पना का निर्माण करना। अगला प्रश्न आता है हमारे सामने कि हर्बर्ट उपागम जो है उस पर आधारित गणितीय पाठ्य योजना का दूसरा पद होता है। जो हर्बर्ट उपागम है उस पर जो आधारित गणितीय पाठ्य योजना होती है, गणित की जो पाठ योजना होती है, उसका सेकंड जो पद होता है वो कौन सा होता है। पहला है तैयारी, दूसरा है प्रस्तुतिकरण, तीसरा है सामान्यीकरण और चौथा है विश्लेषण। तो इनमें से जो सेकंड पद होता है, गणित की जो लेसन प्लान होता है उसका पद कौन सा होता है। तो उसमें दूसरा पद जो होता है वो होता है प्रस्तुतिकरण करना। निम्नलिखित में से कौन शिक्षण सूत्र नहीं है। शिक्षण सूत्र इनमें से कौन सा नहीं है, आपको ये बताना है।
4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला है ज्ञात से अज्ञात की ओर, फिर है अज्ञात से ज्ञात की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, पूर्ण से अंश की ओर। तो देखिए शिक्षण सूत्र ज्ञात से अज्ञात होता है, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष भी होता है और पूर्ण से अंश की ओर भी चलता है, लेकिन अज्ञात से ज्ञात की ओर प्रकार का किसी भी प्रकार का शिक्षण सूत्र नहीं होता। ठीक है, तो शिक्षण सूत्र जो इनमें से नहीं है वो है अज्ञात से ज्ञात की ओर। उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण का प्रकार नहीं है। जो उद्देश्य होते हैं उनके आधार पर जो टीचिंग है, शिक्षण है, उसका प्रकार नहीं है। 4 ऑप्शन है हमारे सामने। पहला है चिंतन उद्देश्य, अगला है भावात्मक उद्देश्य, ज्ञानात्मक उद्देश्य या क्रियात्मक उद्देश्य। इनमें से उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण का प्रकार कौन सा नहीं है? तो देखिए भावात्मक भी होता है, ज्ञानात्मक भी होता है और क्रियात्मक भी होता है, लेकिन चिंतन उद्देश्य नहीं होता। ठीक है, तो उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण का प्रकार जो है वो चिंतन उद्देश्य नहीं है। ज्ञानात्मक पक्ष का अंतिम स्तर होता है। तो ज्ञानात्मक जो पक्ष है उसका अंतिम स्तर कौन सा होता है? ज्ञान, संश्लेषण, मूल्यांकन अथवा विश्लेषण। ध्यान से देखिए, ज्ञानात्मक पक्ष का अंतिम स्तर जो है वो कौन सा होगा इनमें से? जब हम कुछ भी पढ़ा देते हैं तो उसका हम अंत में क्या करते हैं? मूल्यांकन करते हैं। तो अंतिम जो स्तर होता है ज्ञानात्मक पक्ष का वो होता है मूल्यांकन। शिक्षण प्रक्रिया में किसे आश्रित चर कहा जाता है? जो आश्रित रहता हो शिक्षण की प्रक्रिया में। पहला ऑप्शन है शिक्षक, दूसरा है छात्र, तीसरा है पाठ्यक्रम और अंतिम है सहायक सामग्री। तो इनमें से आश्रित चर कौन सा रहेगा? तो देखिए अध्यापक भी जो है किसके सहायता से पढ़ाता है? सहायक सामग्री की सहायता से, पाठ्यक्रम की सहायता से। और आश्रित कौन रहता है शिक्षण प्रक्रिया में? छात्र। तो इसका सही जो उत्तर रहेगा वो रहेगा, आश्रित चर जो होता है इनमें से, हाँ ठीक है, छात्र रहेगा। ठीक है, आश्रित कौन रहता है? क्योंकि अध्यापक पढ़ा रहा है, किसकी सहायता से पढ़ा रहा है? तो कोई टीचिंग एड है या फिर जो भी सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, उसकी सहायता से पढ़ा रहा है, लेकिन पढ़ा किसे रहा है? आश्रित कौन है? तो छात्र है। ठीक है, अगला प्रश्न आता है, आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका होती है। जो नई आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उसमें एक अध्यापक की, एक टीचर की जो भूमिका है वो कैसी होती है? पहली है कि सीखने के लिए एक अच्छे सुलभकर्ता की, बच्चों को गणित, विज्ञान और भाषा सिखाने में, बच्चों को मूल्य आधारित शिक्षा देने में अथवा बच्चों को सभी कुछ पढ़ाने में। तो ध्यान से देखिए चारों में से कौन सा उत्तर सही होना चाहिए? देखिए साइकोलॉजी में क्या होता है, लगभग ऑप्शन सभी सही होते हैं, लेकिन हमें ये बताना होता है कि सबसे बढ़िया ऑप्शन जो है वो कौन सा है। तो देखिए बच्चों को गणित, भाषा सिखाने में भी होता है, मूल्य आधारित शिक्षा देने में भी अध्यापक की भूमिका रहती है और पढ़ाना भी उसका कार्य है, लेकिन सबसे बढ़िया जो मेन उसका कार्य होता है, उसकी जो भूमिका रहती है वो कुछ भी बच्चे को अधिगम कराना है, सिखाना है, तो उसके लिए एक अच्छे व्यक्ति के रूप में, एक अच्छे सुलभकर्ता के रूप में अध्यापक की भूमिका हमेशा रहती है। तो इसका उत्तर जो होगा वो रहेगा कि आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका होती है सीखने के लिए एक अच्छे सुलभकर्ता की। अगला हमारे सामने प्रश्न आता है कि पाठ योजना पद जिस शिक्षाविद ने सुझाए हैं वह है, ऐसा कौन सा
शिक्षाविद है जिसने पाठ योजना के या लेसन प्लान के पद सुझाए हैं? तो देखिए इसमें नाम आता है J.F. हर्बर्ट, E. सिम्पसन, B.S. ब्लूम अथवा E.B. हरलॉक का। ध्यानपूर्वक देखिए, जो हर्बर्ट हैं, J.F. हर्बर्ट, इन्होंने क्या किया था, पाठ योजना पद जो है वो बताए थे। और अगला प्रश्न देखते हैं अब, शिक्षण को रोचक तथा सार्थक बनाने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या होता है? शिक्षण को रोचक और सार्थक बनाने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? 4 ऑप्शन हमारे सामने आते हैं कि चार्ट, पाठ्यपुस्तक, कंप्यूटर या श्रव्य दृश्य सामग्री। तो शिक्षण को रोचक कौन बनाता है सबसे अधिक इनमें से? तो देखिए सबसे अधिक जो बनाएगा वो है श्रव्य दृश्य सामग्री। ठीक है, क्योंकि जो चार्ट है वो दृश्य सामग्री होगी, पाठ्यपुस्तक भी दृश्य हो गई, कंप्यूटर जो है वो भी इसके अंतर्गत आता है, लेकिन श्रव्य दृश्य सामग्री जो है वो सबसे ज्यादा प्रभावित करती है टीचिंग को। अध्यापक के व्यावसायिक उन्नयन के लिए उपयोगी है। एक टीचर के व्यावसायिक उन्नयन के लिए उपयोगी क्या है इनमें से? तो देखिए 4 ऑप्शन हैं, औपचारिक शिक्षा, निरौपचारिक शिक्षा, पत्राचार या अच्छे वस्त्र। अध्यापक के व्यावसायिक उन्नयन के लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी है? तो देखिए निरौपचारिक शिक्षा जो होती है वो अध्यापक के व्यावसायिक जो उन्नयन है उसके लिए काफी लाभदायक शिक्षा रहती है। अगला प्रश्न आता है, शिक्षण में कितने प्रकार का सहसंबंध मिलता है? शिक्षण में कितने प्रकार का सहसंबंध मिलता है? 2, 3, 4 या 5? तो देखिए 3 प्रकार का जो सहसंबंध है इसमें प्राप्त होता है। शिक्षण में 3 प्रकार का सहसंबंध हमें प्राप्त होता है। शिक्षण की क्रिया में अध्यापक के द्वारा सबसे पहले क्या बनाया जाता है? जो टीचिंग का प्रोसेस होता है उसमें अध्यापक के द्वारा सबसे पहले क्या बनाई जाती है? तो देखिए 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं, वार्षिक योजना, इकाई योजना, दैनिक पाठ योजना या प्रतिमान। तो सबसे पहले कोई भी अध्यापक टीचिंग को शुरू करता है तो अपनी वार्षिक योजना जो होती है कि साल भर में उसने क्या क्या करवाना है उसके बारे में वो वार्षिक योजना तैयार करता है। प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना और संबंध, सामान्यीकरण और प्रयोग सोपान है। तो किसके सोपान है ये सब? 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं, ब्लूम उपागम, हर्बर्ट उपागम, मोरिसन का या ग्लोब्रियन का। तो इनमें से प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना और संबंध, सामान्यीकरण और प्रयोग जो है किसके सोपान हैं? तो ये सोपान है हर्बर्ट के, हर्बर्ट उपागम के सोपान है। कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है? ये आरटेट में आया हुआ है। तो देखिए शिक्षण में सुधार किया जा सकता है, शिक्षण औपचारिक और अनौपचारिक है, शिक्षण विज्ञान के साथ कला भी है, शिक्षण अनुदेशन है। तो सत्य क्या है? देखिए शिक्षण जो होता है वो अनुदेशन नहीं होता, बाकी सारे 3 ऑप्शन सही हैं। शिक्षण में सुधार कर सकते हैं, औपचारिक भी हो सकता है, अनौपचारिक भी हो सकता है, और विज्ञान के साथ साथ शिक्षण कला भी होता है, क्योंकि एक अध्यापक जो है वो अच्छी कला से अच्छी टीचिंग दे सकता है अपनी बढ़िया जो है टेक्निक से। तो बाकी 3 ऑप्शन सही हैं और गलत है शिक्षण अनुदेशन है, क्योंकि शिक्षण अनुदेशन नहीं होता। परिवार एक साधन है, परिवार साधन है। देखिए ऑप्शन है अनौपचारिक शिक्षा का साधन है, औपचारिक शिक्षा का साधन है, गैर औपचारिक शिक्षा का साधन है या दूरस्थ शिक्षा का साधन है। ध्यानपूर्वक देखिए
इसमें से दूरस्थ शिक्षा सीधे कट गया, ठीक है। साथ ही जो है औपचारिक शिक्षा को भी काट दीजिए, स्कूल में दी जाती है। बाकी क्या रह गया, अनौपचारिक शिक्षा और गैर औपचारिक। तो इसका सही उत्तर होगा अनौपचारिक शिक्षा जो होती है वो माता पिता के द्वारा, परिवार के सदस्यों के द्वारा बच्चे को दी जाती है। निम्न में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है? स्कूल लेक्चरर के एग्जाम में पूछा गया है कि शिक्षण सूत्र इनमें से क्या कौन सा नहीं है। तो देखिए, ज्ञात से अज्ञात है, विशिष्ट से सामान्य भी है, सरल से जटिल भी है, लेकिन अंश से पूर्ण नहीं है। तो अंश से पूर्ण शिक्षण सूत्र नहीं है। अगला प्रश्न है, विद्यार्थी विज्ञान में चित्र बनाना सीखते हैं या नहीं, इसका पता लगाने के लिए बनाए गए प्रश्न किस उद्देश्य से संबंधित होंगे? तो देखिए, विद्यार्थी विज्ञान में चित्र बनाना सीखते हैं या नहीं, इसका पता लगाने के लिए बनाए गए जो प्रश्न होते हैं वो किससे संबंधित होंगे? ज्ञान, कौशल, ज्ञानोपयोग या रुचि। तो चित्र बनाना एक कौशल का कार्य है, तो कौशल जो है कौशल उद्देश्य से संबंधित होगा चित्र बनाना। सामाजिक अध्ययन शिक्षण का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम बनाया गया। कब बनाया गया है एसएसटी के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम? 2003, 2004, 2005 या 2006? तो देखिए, इसका सही उत्तर रहेगा 2005 में सामाजिक अध्ययन शिक्षण का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम बनाया गया। अगला प्रश्न है हमारे सामने, विभाजन, तुलना, आलोचना इत्यादि क्रियाएं शैक्षिक उद्देश्यों के ज्ञानात्मक पक्ष के कौन से स्तर से संबंधित होती हैं? विभाजन, तुलना, आलोचना इत्यादि जो क्रियाएं हैं वो शैक्षिक उद्देश्यों के ज्ञानात्मक पक्ष के कौन से स्तर से संबंधित होती हैं? 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं। पहला है मूल्यांकन, दूसरा है विश्लेषण, तीसरा है संश्लेषण और अंतिम है प्रयोग। तो ध्यान से देखिए कौन सा उत्तर होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर है विश्लेषण, सेकंड ऑप्शन इसका सही है। देखिए, विभाजन, तुलना, आलोचना जो क्रियाएं होती हैं वो शैक्षिक उद्देश्यों के ज्ञानात्मक पक्ष के विश्लेषण से संबंधित रहती हैं। अगला प्रश्न आता है हमारे सामने कि निगमन प्रणाली का तात्पर्य है। देखिए, निगमन प्रणाली का तात्पर्य क्या है? इसमें क्या होता है? देखिए, जो आगमन होता है, आगमन यानी कि उदाहरण से, ऐसे समझ लीजिए उदाहरण से नियम की ओर। हमेशा याद रखिएगा, जब आगे नी शब्द दे दिया यानी कि नियम से उदाहरण की ओर, हमेशा पहले नियम बताए जाएंगे और फिर उसके पश्चात उदाहरण बताया जाएगा। तो निगमन प्रणाली का तात्पर्य क्या है? 4 ऑप्शन है हमारे सामने। पहला है कि पहले उच्चारण देना, फिर उसका निष्कर्ष जानना, अनेक उदाहरण प्रस्तुत करना, पहले कई नियमों को प्रस्तुत करना, और अंतिम है पहले नियम बताना और फिर उसकी व्याख्या करना। तो नियम से उदाहरण की ओर में क्या होता है कि पहले नियम बताए जाते हैं और फिर उसकी व्याख्या की जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा डी। अगला प्रश्न है, आगमन विधि में छात्र अग्रसर होता है। आगमन विधि में अभी हमने आज देखा है कि पहले उदाहरण बताए जाते हैं और फिर नियमों के बारे में बतलाया जाता है। तो देखिए, आगमन विधि में छात्र अग्रसर होता है। ऑप्शन देखिए आपके सामने 4 हैं। पहला है विशिष्ट से सामान्य की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, सामान्य से सामान्य की ओर, अंतिम है विशिष्ट से विशिष्ट की ओर। तो देखिए, आगमन विधि में क्या होता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर जो है छात्र अग्रसर होता है। हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली में परिगणित पद नहीं है।
मतलब हर्बर्ट ने जो पंचपदीय प्रणाली बताई है हर्बर्ट उपागम में, उसमें कौन सा पद नहीं है? तो देखिए, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, उद्देश्य, मूल्यांकन। इसका सही उत्तर होगा मूल्यांकन। भारत के संविधान की विशेषताएं हैं। ये प्रश्न जो है किस प्रकार का प्रश्न है? ज्ञानपरक है, बोधपरक है, अनुप्रयोग परक है या विश्लेषणात्मक है? भारत के संविधान की विशेषताएं हैं, कौन कौन सी विशेषताएं हैं? ये प्रश्न जो है वो है ज्ञानपरक। ठीक है, सही उत्तर क्या होगा कि भारत के संविधान की विशेषताएं जो प्रश्न है वो ज्ञानपरक प्रश्न है। विज्ञान शिक्षण की वह विधि जिसमें विद्यार्थी को एक खोजी के रूप में कार्य करने का अवसर दिया जाता है कहलाती है? प्रयोगशाला विधि, समस्या समाधान विधि, ह्यूरिस्टिक विधि और अंतिम है परियोजना विधि। तो क्या होना चाहिए? देखिए इसमें एक विद्यार्थी जो है खोजी के रूप में कार्य करता है। सही उत्तर है ह्यूरिस्टिक विधि, क्योंकि इसमें खोज करके सीखा जाता है। शिक्षा में कार्यरत संस्थाओं में सबसे अधिक उपयोगी है। शिक्षा में जो कार्यरत संस्थाएं हैं उनमें सबसे अधिक उपयोगी है सामान्य शिक्षा, विषय वस्तु विशेषज्ञता, व्यावसायिक शिक्षा अथवा गृह निर्माण। तो इसका सही उत्तर जो है वो है विषय वस्तु की विशेषज्ञता। जो शिक्षा में कार्यरत संस्थाएं हैं उनमें सबसे जो उपयोगी है वो है विषय वस्तु में विशेषज्ञता। अर्जित ज्ञान को स्थायी बनाने हेतु जिस शिक्षण सिद्धांत का उपयोग किया जाना जरूरी है वो है, जो बच्चा अर्जित ज्ञान करता है उसे अगर स्थायी बनाना है तो उसके लिए क्या जरूरी है? तो देखिए 4 ऑप्शन है। आवर्ती का सिद्धांत, लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत, निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत। तो देखिए अगर आपने कोई भी ज्ञान प्राप्त किया है, अगर आप स्थायी बनाना चाहते हैं उस चीज को, तो आपको क्या करना होगा? अगर आपको ये वीडियो बना दी गई है, 30 प्रश्न दे दिए गए हैं, आप चाहते हैं कि मुझे ये याद रहे, तो आप क्या करेंगे? बार बार इस चीज को पढ़ेंगे, देखेंगे। तो आवर्ती का सिद्धांत जो है इसके अंतर्गत लागू होता है कि अर्जित ज्ञान को अगर आप स्थायी बनाना चाहते हैं तो आपको बार बार प्रयास, बार बार अभ्यास जो है वो करना पड़ेगा। कार्यसूचक क्रिया परिभाषित करना किस उद्देश्य से संबंधित है? 4 ऑप्शन है हमारे सामने, ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण। तो कार्यसूचक क्रिया जिसको कहते हैं परिभाषित करना, किस उद्देश्य से संबंधित है? तो देखिए ज्ञान से संबंधित है, क्योंकि देखिए परिभाषित आप किसी चीज को करेंगे, परिभाषा देंगे, तो इसका मतलब वो किससे संबंधित होगी? ज्ञान से संबंधित। आप ज्ञान प्रदान कर रहे हैं उससे, तो किस उद्देश्य से संबंधित है? ज्ञान से संबंधित है। अंतिम प्रश्न आता है हमारे सामने कि जब एक छात्र कक्षा में प्राप्त अनुभवों के आधार पर गणित की समस्या को स्वयं हल कर सकता है तो शिक्षण के किस उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है? एक जो स्टूडेंट है वो कक्षा में जो भी उसे अनुभव प्राप्त हो रहे हैं उससे वो गणित की समस्या को खुद हल कर लेता है, तो शिक्षण के किस उद्देश्य की पूर्ति हो रही है? अभिवृत्ति, ज्ञान, ज्ञानोपयोग या रुचि। यानी कि टीचर ने उसको पढ़ा दिया है और फिर वो अपने अनुभव के आधार पर उस समस्या को क्या कर रहा है? हल कर रहा है। तो अगर वो अध्यापक ने पढ़ाया है, ज्ञान प्रदान कर दिया है, तो उस ज्ञान का उपयोग करके वो ऐसा कर रहा है। तो ये आरपीएससी के 2009 में प्रश्न आया हुआ है। तो इस प्रकार से आज हमने 30 प्रश्न जो हैं देख लिए हैं। अगर आपको वीडियो जरा सी भी पसंद आई है, प्लीज जल्दी से अपने मित्रों में शेयर कर दें, लाइक करें, और अभी तक अगर आप उज्जवल जी के चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को, पास के बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन
समय रहते मिलती रहे। और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि लाइक से हमें पता लगता है कि आपको वीडियो जो है कितनी पसंद आई है। धन्यवाद।